अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एमजीटी 111 का टॉपिक नंबर 36 to 40 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब बेसिकली चैप्टर नंबर 36 का जो मेन टाइटल है वो है टीम 2। अब इसमें बेसिकली टीम नॉर्म्स के बारे में बात की गई है, मतलब उसकी डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ें। टीम नॉर्म्स में बेसिकली ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस है जो कि कोई आपका ग्रुप फॉर्म करता है या ग्रुप के मेंबर्स फॉर्म करते हैं अबाउट योर ईच अदर बिहेवियर, उसको हम कहेंगे इसकी डेफिनेशंस में आता है ये। उसके अलावा ये सोसाइटल हो सकते हैं और स्पेसिफाइड कर सकते हैं आपके ग्रुप्स को और उसके गोल्स को। इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो इसमें क्रूशियल होता है आपकी ग्रुप फंक्शनिंग, और जो नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं वो लीड करते हैं आपके प्रेशर्स को इंडिविजुअल्स टू कंफर्म। टीम कोहेसिवनेस की बात की गई है फर्दर। टीम कोहेसिवनेस की बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन है इसमें बेसिकली बात की गई है सॉलिडेरिटी की, टुगेदरनेस की और यूनिटी अमंग टीच में जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में। और फर्दर इसमें आप इन्फ्लुएंस करते हो अपने ग्रुप के और इंडिविजुअल्स के मेंबर्स को। इसकी जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली उसमें डिस्कस ये किया गया है कि इंडिकेट करता है आपका ग्रुप इन्फ्लुएंस और मेंबर्स अटैचमेंट को। फर्दर इसमें आपके लिंक्स टू बेटर परफॉर्मेंसेस आते हैं और इसमें आपकी रिड्यूस इसमें जो आपकी टेंशन है वो रिड्यूस होती हैं। मेथड टू इंक्रीज की बात कर लें सो इसमें कुछ कोहेसिवनेस की बात की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप इंट्रोड्यूस करवाते हो कंपटीशन को, लाइक इसमें आपके एक्सटर्नल कंपटीशन होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं ग्रुप के कोहेसिवनेस को। और उसके अलावा इसमें इंक्रीजेज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में बात की गई, जिसमें क्या आप अट्रैक्ट करते हो इंडिविजुअल्स को विद शेयर वैल्यू एंड कॉमन गोल्स। और उसके बाद इंक्रीज इंटरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है फोस्टर ग्रेजुअल लिंकिंग के तौर पे। और उसके अलावा क्रिएट कॉमन गोल्स एंड फेट्स। अब इसमें आपका टास्क होता है, आपकी पोटेंशियल आ सकती है, आउटकम्स आ सकते हैं आपके इंटरडिपेंडेंस के किसी भी फोस्टर कोहेसिवनेस के लिए। फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है बेसिकली इसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जैसे कि अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज रिटर्न और वर्बल होना चाहिए, मतलब बिटवीन इंडिविजुअल और प्लेसेस। लाइक जो आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कम्युनिकेशन ट्रांसफर करने का, एक्सचेंज करने का वर्डिंग को बिटवीन टू और मोर पीपल, जो आप कम्युनिकेशन का हो गया। इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो ये एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली है जो कि प्रोसेस करते हैं इन्वॉल्विंग योर पीपल, और शेयर मीनिंग होता है, सिंबॉलिक मैसेजेस होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है आपके सिंबल, जेस्चर, साउंड, लेटर्स, नंबर, लैंग्वेजेस वगैरह इसमें आपकी ऐड होती हैं। फर्दर यहाँ पे बात की गई है इसकी कुछ गाइडलाइंस के बारे में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। सो बेसिकली यहाँ पे जो इफेक्टिव कमिटीज और मीटिंग्स के बारे में बात की गई है। उसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूट एजेंडा इन एडवांस, मतलब ये प्रोवाइड करता है मेंबर्स को विद देयर प्रिपरेशंस। टीम स्टार्ट एंड एंड मीटिंग ऑन टाइम, जिसमें अनाउंस करते हैं एंडिंग टाइम फॉर द आउटसेट्स। और उसके अलावा जो है डिफाइनिंग कमिटी अथॉरिटीज, इसमें बात की गई, मतलब कि इसमें क्लैरिफाई करते हैं एडवर्टाइजिंग और रिकमेंडेटरी और इम्प्लीमेंटेशन रोल्स वगैरह को। सेल्स सिलेक्ट एफिशिएंट चेयरपर्सन की बात करें तो इसमें आप चूज करते हो बेस्ड ऑन योर मीटिंग मैनेजमेंट स्किल्स फॉर डिटरमिन ऑप्टिमम कमेटी साइज के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे कंसीडर करते हो टास्क को और अवॉइड करते हो एक्सट्रीम इन साइज को। फर्दर यहाँ पे टॉपिक नंबर 37 की तरफ अगर जाएं तो इसमें बात की गई है कम्युनिकेशन पार्ट 1 के बारे में। सब जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आइडियाज है बिटवीन अ सेंडर और रिसीवर उसको कहते हैं। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज का या जो आपके वर्ड्स का ट्रांसफर है बिटवीन अ सेंडर और रिसीवर, सेंडर जो बोल रहा है, रिसीवर जो उन सब चीज़ों को मतलब कि कंडक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली इलस्ट्रेट करता है बाय द गेम ऑफ टेलीफोन। अब यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन मॉडल्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर की बात की गई है। सो सेंडर जो है बेसिकली आपका वो सोर्स और मैसेज को मतलब इनिशिएट करने का कम्युनिकेशन पर्पस को। रिसीवर जो है आपका टारगेट है जो कि रिसीव करता है सेंडर के मैसेज को। इट कैन बी वन और मैनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। इन कोडिंग बेसिकली आप ट्रांसलेट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को इनटू वर्ड्स और सिंबल्स, लेके जो आपके माइंड में आपकी जो बात होती है आप उसको मतलब कि
कन्वे करते हो और मतलब इन सब चीज़ों को समझाते हो विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। उसके बाद डिकोडिंग जो है उसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है और ट्रांसलेट करता है आपके मैसेज को। नॉइस का जो फैक्टर है वो इंटरफेयरिंग करता है कम्युनिकेशन बैरियर्स के तौर पे। फीडबैक जो डिटर्मिन करता है कि जो मैसेज है वो किस तरीके से करेक्टली रिसीव्ड हो रहा है। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में। सो अब इसमें जो बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास वो फॉर्मल है, मतलब रिटन, जिसमें आपके लेटर्स आ सकते हैं, मेमोज आ सकते हैं, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। इनफॉर्मल की बात कर लें तो इसमें वर्ड ऑफ माउथ आ सकता है, मतलब गॉसिप्स, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एक्सचेंज वगैरह सब कुछ ही आ सकता है। अदर टाइप्स मेरे पास वर्बल और नॉन वर्बल है। अब जो वर्बल है उसमें इंस्ट्रक्शंस और डिस्कशंस है, बल्कि जो नॉन वर्बल है उसमें आपके जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेजेस हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की फर्दर बात कर लें तो इसमें बेसिकली ये कम्युनिकेशन होती है इंडिविजुअल्स के, मतलब दो लोगों के दरम्यान में कम्युनिकेशन होती है। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका सेंडर, ट्रांसमिशन, रिसीवर, फीडबैक। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है कि ये क्लियर होनी चाहिए, इसमें अवॉइड, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें अवॉइड होती है ज़्यादा। और फर्दर अब यहाँ बात की गई है कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, मतलब कि इसमें डिफरेंस इन परसेप्शन आता है। वेरियस बैकग्राउंड जो है वो लीड अप करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। इमोशनल स्टेट जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके मैसेज के इंटरप्रिटेशंस पर। इनकॉन्सिस्टेंसीज की बात करें बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो बेसिकली इसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स वगैरह जो है आपके मैसेज पे इम्पैक्ट करता है, ये भी आ सकता है। ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की बात की गई, मतलब कोई जो रिसीवर्स हैं वो उनका जो ट्रस्ट इन्फ्लुएंस है वो सेंडर की क्रेडिबिलिटी और उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है फर्दर। उसके बाद जो यहाँ पे मज़ीद बात की गई है वो ये कि इसमें कॉमन लिंक ऑफ, बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसमें कॉमन लिंक फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपका एसेंशियल होता है आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना और कंट्रोल करना। यूटिलाइजेशन फॉर मैनेजर टीम की बात करें तो इसमें जो आपके मैनेजर है वो स्पेंड करते हैं सिग्निफिकेंट टाइम इन कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो कि क्रूशियल होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए, सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉइस वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया। चैप्टर नंबर 38 की तरफ आए तो यहाँ पे भी पार्ट 2 की बात की गई कम्युनिकेशन के, जो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया कि फैक्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में। अब यहाँ पे अथॉरिटी स्ट्रक्चर की बात की गई है, मतलब कि जो डिफाइन करता है आपका अमाउंट ऑफ अथॉरिटी को किसी भी पोजीशन हॉल्स के अकॉर्डिंग। इसमें इन्फ्लुएंस होती है आपकी कम्युनिकेशन, आपका स्टेटस, आपका पावर, जो कि डिफरेंटली अफेक्ट करता है आपके कंफर्ट को कम्युनिकेशन के दौरान। फर्दर ये अफेक्ट करता है आपकी कंटेंट को और आपके जो एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी। जो स्पेशलाइजेशन की बात कर ले तो इसमें बेसिकली बात की गई है कि रेफर करता है एक स्पेशलाइज एरिया में, जिसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है वो ईजियर है विद इन द स्पेशलाइज ग्रुप। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड ग्रुप से जो कि शेयर करते हैं कॉमन जार्गन्स को, गोल्स को, टास्क और पर्सनल स्टाइल्स वगैरह को। अब उसके बाद यहाँ बात की गई इंफॉर्मेशन ओनरशिप के बारे में। सो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो पोजेस करते हैं यूनिक इन्फॉर्मेशन को अबाउट देयर जॉब, और इसमें कुछ लाइक ऐसे वेज है जो कि जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू योर जॉब सिक्योरिटी और पर्सनल एडवांटेजेस की वजह से। फर्दर यहाँ बात की गई है इंफॉर्मेशन में बी फिल्टर्ड एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब कि इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी बात है, उसे आप फिल्टर करके दूसरे तक पहुँचाते हैं ताकि उससे कोई भी मतलब कि डिसइंटरप्रिटेशन ना हो जाए। नेक्स्टली यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ बात की गई है वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉब्लम्स के बाद। सो अब इसमें जो है बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया गया वर्टिकल कम्युनिकेशन को, लैटरल कम्युनिकेशन को। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है बेसिकली वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, और इसमें आपकी डिवाइस होती है, इन्फॉर्म्स होता है, उसके अलावा डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट और एवेल्यूएट एम्प्लॉयज करते हैं आप इसको। और इसमें जो आपकी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन है वो जनरलाइजेशन, गोल्स पर, प्रैक्टिस और पॉलिसीज पर होती है। अगर अपवर्ड की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होती है, मतलब इसमें ग्रेवेंस सेटिंग होता है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होता है, उसके अलावा इसमें आपको मेंटेन करनी होती है अपनी हार्मनी, डिटरमिन करता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंसेज वगैरह को। लैटरल और इनफॉर्मल की बात करें कम्युनिकेशंस के बारे में, सो अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि इसमें जो बेसिकली अकर करता है बिटवीन द मेंबर ऑफ योर वर्क ग्रुप, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और लाइन स्टाफ हो सकता है, लाइन एम्प्लॉयज हो सकते हैं आपके, और ये प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट चैनल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन में, जिसमें कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू है वो भी रिजॉल्व होता है।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की फर्दर बात की गई है यहाँ पे। सो इसमें जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि किस तरीके से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ओवरलैप करती है आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, और उसके अलावा इसमें जो ग्राफिन है वो कैसे सेपरेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को क्विकली फ्रॉम योर लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके अलावा किस तरीके से लीड करती है कि लीक करने में आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी। अब फर्दर यहाँ बात की गई है यूजिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। सो इसमें जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं फ्रॉम योर डिसएग्रीमेंट्स इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसके अलावा क्लैशेस हो सकते हैं आपके गोल्स में, आपके स्टेटस में, वैल्यूज में, परसेप्शन और पर्सनालिटीज वगैरह में। इसमें क्लियर कम्युनिकेशन होती है जो कि क्रूशियल होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। नेगोशिएशन के बारे में बात की गई है फर्दर, मतलब बातचीत के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सो अब इसमें जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि अब बेसिकली किस तरीके से ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि नेगोशिएशन बेसिकली है कि एक प्रोसेस जिसमें जो दो पार्टीज हैं इंटरेक्ट करते हैं रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइंटली। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है रेजोल्यूशन के लिए। पार्टीज प्रेफर करते हैं सर्च फॉर एग्रीमेंट के लिए, और उसके अलावा इसमें जो गाइडलाइंस है नेगोशिएशन के लिए उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि सेट करना चाहिए अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर ईच बारगेनिंग आइटम में, अवॉइड करना चाहिए रशिंग का, मतलब कि वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपका डाटा, और मेंटेन करना चाहिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पोजीशन, और बी अ गुड लिसनर, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्दर यहाँ पे बात की गई है इंटर रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजरल फंक्शंस के बारे में, मतलब उनका इंटरलिंकेज जो है उसके बारे में बात की गई है। सो इसमें लीडरशिप और टीम वर्क का बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। इसमें आपके इंटरलिंक्ड है, मतलब कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन आपके इंटरलिंक्ड, उसके अलावा जो आपके स्किल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स की वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, मतलब कि जो सक्सेसफुल मेंटल फंक्शन है उसमें भी ये यूज होती है। और लास्टली जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेक्स्ट के बारे में बात की जिसमें कि आपके कुछ थ्रेड आते हैं कि जिसमें आपके जो नेगोशिएशन है उसको सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। अब फर्दर यहाँ बात की गई चैप्टर नंबर 39 के बारे में। सो 39 में डिस्कस कर रहे हैं हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब इसमें जो डेफिनेशन है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो कुछ इस तरीके से मतलब बताया गया है कि इसमें आप कंसीडर करते हो कटिंग एज को किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और फर्दर ये कि एक वाइटल है किसी भी डिस्प्रेसल ऑफ स्टेट अथॉरिटी में, स्पेशली इन योर कंट्रीज जहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज होती है। बैकग्राउंड की बात कर ले तो इसमें मुस्लिम रेवेन्यूज आते हैं आपके इन सेंस के जो आपका मुस्लिम रेवेन्यू सिस्टम है, लाइक शेरशाह सूरी की बात की गई है यहाँ पर। उसके अलावा डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, जो डिवीजन सरकार में और सब डिवीजन मतलब कि जो पार्गनेंस हैं उसमें। और फर्दर ये कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑफिसर्स को फॉर रेवेन्यू एट सरकार एंड पार्गनेंस लेवल। और उसके अलावा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस की बात की गई है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि ट्रेस बैक करे मुगल इम्पीरियड्स के साथ, उसके बारे में बात की गई है। फर्दर ब्रिटिश पीरियड की बात की गई जिसमें कि वैल्यूएशन है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की। इसमें वॉन हेस्टिंग इनिशिएटिव जो कि अपॉइंट करता है आपका फुल टाइम कलेक्टर्स को, और सुपरवाइज करता है आपकी लाइक जमींदारों वगैरह को, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की। मतलब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपकी इरिगेशन आती है, हेल्थ, मतलब सब चीज़ें इसमें आती हैं जो कि 1829 के एरा से लेकर 1857 तक चलती आई हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में। सो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस एवेल्यूशन के बारे में बात किया, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो इफेक्टिव होता है रिस्पॉन्स रिगार्डिंग योर पब्लिक रिक्वायरमेंट्स, और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती हैं इसमें। उसके अलावा इसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और हेल्थ वगैरह ऐड करते हैं। फंक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर लें फर्दर। सो इसमें आपका एग्जेक्टिव फंक्शन है जो कि मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, ग्रीडिंग करता है लाइसेंस को, और उसके अलावा परमिट्स देता है। देन क्या करता है कि वो रिपोर्ट करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन द पॉलिटिकल और क्रिमिनल कंडीशंस पे। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे जुडिशनल के बारे में, जुडिशियल फंक्शन जो कि सुपरवाइज करता है आपकी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स को, और परफॉर्म करता है जुडिशियल फंक्शन लाइक योर इंक्वायरीज और ट्रायल्स, और उसके अलावा प्रेसिडिंग करता है ओवर द कोर्ट डीलिंग विद द प्रेजेंटेटिव लॉज। रेवेन्यूज फंक्शन है आप कलेक्ट करते हो रेवेन्यूज, लैंड रेवेन्यूज, वाटर रेट्स, और उसके अलावा मैनेज करते हो लैंड्स को अकॉर्डिंग विद देयर रेवेन्यूज, और इम्प्लीमेंट करने में उनकी रिफॉर्म्स को। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस की बात करें तो इसमें आप कोऑर्डिनेट करते हो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज को अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, उसके अलावा एक नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ऐड होता है।
फर्दर यहाँ बात की गई अदर डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में। अब इसमें जो आपके की डिपार्टमेंट्स है उसमें आपके डायरेक्टर और सेशन जज आ सकते हैं, मतलब इसमें हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल और सिविल मैटर्स आते हैं। सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स वगैरह इसमें आते हैं। फर्दर इश्यूज एंड डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें, मतलब कि इसमें आपके जो फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके डिक्लाइन में, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है 1973 के उसमें रिमूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर सिविल सर्वेंट्स को, उसके बारे में डिस्कस किया गया। और टेक्निकल वर्सेस जर्नलिस्ट डिबेट्स की बात करें, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिप्टी कमिश्नर्स हैं इसमें, और उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी पावर के इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग ये भी इसमें डिस्कस किया गया। लास्टली चैप्टर नंबर 40 की तरफ आए तो इसमें यहाँ बात की गई है डिवोल्यूशन प्लान 1 के बारे में, मतलब इसका पार्ट 1 है। इसमें आपकी कंट्री इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें, लाइक जो पाकिस्तान है वो एक एरिया मतलब जो कि 796096 स्क्वायर मीटर का है, और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो इसकी वो 145 मिलियन है। 4 प्रोविंसेस है, इस्लामाबाद इसकी टेरिटरी है, और फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज में आता है, उसके अलावा इसके 100 डिस्ट्रिक्ट है इस कंट्री के अंदर। अब डेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है बेसिकली उसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो एक लाइक एक प्रोसेस है जिसमें कि आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिसोर्सेज को, पावर को, टास्क को टू द लोअर लेवल अथॉरिटीज़, जो कि लार्जली और हॉलीली डिपेंड करते हैं आपके हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के ऊपर। डेमोक्रेटिक भी हो सकता है टू सम डिग्री, और उसके अलावा बेसिकली डिवॉल्व है क्या, नीड फॉर डिवोल्यूशन बेसिकली क्या बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें डिस्कस किया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंपॉर्टेंस गवर्नेंस, आपकी जो गवर्नेंस है उसे इम्प्रूव किया जाता है, उसके अलावा जो पब्लिक सर्विस डिलीवरीज है उनको भी इम्प्रूव करते हैं इसके अंदर। फर्दर ये कि इंक्रीज करते हैं एलोकेट करने में एफिशिएंसीज को बाय अलाइनिंग पब्लिक सर्विसेज विद द लोकल प्रेफरेंसेज, उसके अलावा इन्हांस करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसीज को थ्रू द इंक्रीज अकाउंटेबिलिटीज, फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक लेवल्स, और जो आपकी उसके अलावा जो लोकल कॉस्ट नॉलेज है उसको भी। टायर्स और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करने से बेसिकली यहाँ पे 3 लेवल दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, और उसके बाद प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड पे जो है वो लोकल और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं उनकी तरफ अगर हम देखें लोकल गवर्नमेंट के, सो इसमें डिफाइन किया गया लोकल गवर्नमेंट का एन ऑर्डिनेंस, जो कि बेसिकली इंक्लूड करता है आपके सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई करना, मेंटेन करना पब्लिक स्ट्रीट्स को, रेगुलेट करना आपके ट्रेड, सपोर्टिंग हॉस्पिटल्स, एस्टैब्लिशिंग प्राइमरी स्कूल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद बात की गई है डिस्क्रिशनरी फंक्शंस के बारे में। सो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस बेसिकली जो है इसमें क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म करती भी है और नहीं भी करती है। अब इसमें आपकी सिक्योरिटी आ सकती है, आपके हाउस फॉर लो इनकम ग्रुप्स आते हैं, वेलफेयर फॉर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ आते हैं, प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह भी आती हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान थी उसके भी बेसिकली जो टाइम पीरियड थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो था प्री 1947, मतलब जो 1947 से पहले का टाइम पीरियड था उसके बारे में डिस्कस किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अब इसमें आपकी लिमिटेड लोकल गवर्नमेंट थी विद अ सिग्निफिकेंट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बाय द डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद 1958 टू 1969 के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसमें क्या था कि इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जो कि क्रिएट करा था एक यूनियन काउंसिलर्स को, और उसके अलावा इसमें टाउन कमेटीज डिस्कस की गई थी, मतलब एक यूनियन काउंसिल को असाइन किए थे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस। फर्दर यहाँ बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अब यहाँ पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो नॉन फॉर्मल मेंशन है लोकल गवर्नमेंट क्रिएशंस की उसके बारे में। उसके अलावा इसमें एम्फोसाइज कर रहे हैं आपकी डिसेंट्रलाइजेशन पर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को, मतलब जो आपके एग्जेक्टिव लेवल पे जो सेपरेशन है जुडिशरी की उसके बारे में डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000। अब इसका एम ये था कि वो डीवैल्यूएशन करें पॉलिटिकल पावर्स की, डिसेंट्रलाइजेशन करें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की। स्पेसिफिक पर्पसेस थे, पर्पसेस इन सेंस के इसमें आपके जो मतलब डिसेंट्रलाइज्ड जो थी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थी अथॉरिटीज़ उनको भी कहा गया कि उनको मतलब लेवल्स को बिलो किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल के थ्रू, और अलाउ किया जाए पब्लिक पार्टिसिपेशन को, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करें, मॉनिटर करने में थ्रू योर कमेटीज, और एलिमिनेट करते थे डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, और इंश्योर करना कि वो इंटीग्रेट करते फंक्शंस ऑफ ऑफिस रिलेशंस को। और लास्ट पे जो है वो लीडर्स को जो बेसिकली ग्रेवनेंस दें अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशंस।
और इसके जो नोट्स हैं वो मैं साथ के साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। थैंक यू।